हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा मजे होंगे। कुछ दिन पहले मैंने ईडी की पीडीएफ आपके लिए प्रोवाइड कराई थी, ठीक है ना। और उस पीडीएफ में मैंने करीब 47 से 48 पेज थे, तो उसमें मैंने सारे कंटेंट उसमें ईडी के रखे हुए थे, ठीक है ना। तो उसी पीडीएफ की हम प्रैक्टिस आज करने जा रहे हैं। जिन जिन दोस्तों के पास वो पीडीएफ है, उम्मीद है कि आपने तैयारी कर ली होगी, या फिर नहीं की है तो आप मेरे साथ कीजिए, ठीक है ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस मैं करूँगा, थोड़ी सी आप करेंगे, तो उम्मीद है कि वहाँ से जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो हम बहुत ही आसानी से उसे कर पाएंगे। क्योंकि यार प्रैक्टिस ही अब हमें करनी है, क्योंकि चीज़ें कितनी समझनी है वो समय अब निकल चुका है। सिर्फ इतना है कि आंखों के सामने से सारे क्वेश्चन हमें निकालने हैं, ठीक है ना। और जो भी डिटेल होगी वो भी हम बताएंगे। तो करते हैं हम अपना वीडियो स्टार्ट। और इस वीडियो में करीब 20 से 25 क्वेश्चन हम टारगेट है कि हम ये करेंगे, और एकदम बढ़िया तरह से जिसकी डिटेल होगी वो भी बताने की कोशिश करेंगे, और जो नॉर्मली क्वेश्चन होगा उसे हम आगे बढ़ते हुए पढ़ते हुए चल देंगे, ठीक है ना। तो करते हैं हम अपना वीडियो स्टार्ट। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, और इसमें बताने का जरा प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कुछ अजीब तरह का है, लेकिन इसमें क्या कि आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। आंसर थोड़ा सा गलत है, तो उस चीज़ पर भी चर्चा करेंगे कि यार इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। और थोड़ी सी थोड़ी चर्चा जरूर करेंगे कि इसका आंसर ये क्यों होना चाहिए, ये क्यों नहीं हुआ, तो ठीक है ना, इस पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन ये है कि धातु की केसिंग को, ठीक है ना, धातु की केसिंग को, जो आपके पास उपकरण है उसकी धातु की केसिंग को आप जो है भू संपर्कित, यानी कहने का मतलब ये कि अर्थ क्यों करते हो। तो भाई साहब ऑप्शन में यानी आपकी किताब में ये टिक लगा हुआ है, और जो पीडीएफ मैंने आपके लिए प्रोवाइड कराया है उसमें भी सी बताया गया है कि भाई साहब इंस्टॉलेशन की सुरक्षा। लेकिन सबसे ज़्यादा इस पर, क्योंकि देखिए सबसे पहले हमें ये देखते हैं कि ज़्यादा जो ऑप्शन है, सबसे ज़्यादा ताकतवर ऑप्शन क्या है, उस ऑप्शन के साथ हमें जाना बेटर लगता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, मैं आपके लिए जैसे कि यार सबसे ज़्यादा जो अर्थिंग का जो बेसिस हमें ध्यान रखा जाता है वो किया जाता है कि हम सुरक्षित रहें। यानी जो ऑपरेटर जिस मशीन पर कार्य कर रहा है उसे, यदि हम किसी मशीन को अर्थिंग कर रहे हैं तो हम ये ध्यान में रख कर करते हैं कि भाई साहब कि अगर जो ऑपरेटर इस पर कार्य करेगा उसे कोई भी प्रकार की कुछ भी प्रकार की हानि ना हो। तो पहला जो हमारा उद्देश्य होता है अर्थिंग करने का किसी भी जगह पर, वो सिर्फ यही होता है कि भैया ऑपरेटर की सेफ्टी। तो इसलिए ये बेटर रहेगा, ठीक है ना। हालांकि ये भी हो जाता है, लेकिन जब है वो वाला तो वो हम टिक करेंगे। लेकिन किताब में वैसा ये है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना गूगल से मार के। लेकिन मेरे हिसाब से ऑपरेटर की सुरक्षा होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। दोस्तों ये है दूसरा क्वेश्चन, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और मैं कहूँ तो इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा हम बेसिक भी समझने का प्रयास करेंगे कि इसका बेसिक क्या रहने वाला है। क्वेश्चन में पूछा कि जो प्लेट अर्थिंग है भाई साहब, ये बनाई किसकी जाती है। ये प्लेट जो अर्थिंग है ये बनाई किसकी जाती है। तो कहने का मतलब ये कॉपर, आप कॉपर ढूंढोगे टच मार के चले आओगे। लेकिन सबसे पहले हमें चार ऑप्शन को बड़े ही संतुष्टि से पढ़ना है, और ये ढूंढना है कि सबसे बेटर क्या रहने वाला है। तो अब क्वेश्चन में ये भी सोच सकते हो आप कि यार कॉपर भी तो होता है, कॉपर क्यों नहीं मार रहे। मैं फिर बता रहा हूँ कि जो जिसमें ताकत ज़्यादा हो, जो भारी ऑप्शन हो, भारी का मतलब है जिसमें हमें ये लगे कि हाँ यार इससे अच्छा तो ये है, ठीक है ना, इससे अच्छा तो ये है। तो तामा है, हाँ तांबे की होती है, ये बात मैं मान रहा हूँ। लेकिन आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो लास्ट ऑप्शन जब आप देखने जा रहे हो तो जस्त्रीकृत लोहा या फिर तांबा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सबसे बेटर है, ये ऑप्शन सबसे बेटर रहेगा। देखिए जीआई का मतलब होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन, ठीक है ना, ये बात ध्यान रख लेना। हिंदी में बोले तो शायद इसे यार क्या बोलते हैं, ये मुझे पता नहीं, शायद बलनीकृत बोलते हैं, बलनीकृत लोहा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब लोहे पर जिंक की जो आप कोटिंग करते हो, जो जिंक की जो लेयर चढ़ाते हो ना, उसे हम कहते हैं यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन, ठीक है ना। क्यों करते हैं भैया, इसलिए करते हैं कि जंक ना लगे, यानी रस्ट, जो मैं या सीधी सिंपल में बोलूँ ऑक्सीकरण ना हो, जंक ना लगे, ठीक है ना। सीधा सिंपल ये फंडा है, ठीक ना। तो क्वेश्चन में यार ये भी आ सकता है, क्योंकि अब तो पता नहीं है क्वेश्चन कैसे कैसे कहाँ से आ सकता है, बेसिक इसी में से ढूंढ ले तो क्या पता। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भैया लोहे की रॉड को जंग से बचाने को या फिर ऑक्सीकरण रोकने के लिए हम किसकी कोटिंग करते हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है जिंक, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक और क्वेश्चन मैंने ले लिया आपके सामने, और क्वेश्चन में ये पूछा कि जो आपके पास पाइप होता है, यानी पाइप समझ रहे हो ना, कौन सा वाला पाइप। अरे भाई दो प्रकार की अर्थिंग है मेरे पास। एक अर्थिंग तो यानी वैसे अर्थिंग बहुत प्रकार की है, दो प्रकार की अपने दिमाग में मत रख लेना। तो अर्थिंग तो बहुत प्रकार की है, लेकिन क्या है ना, ज़्यादा जो नॉर्मली पूछी जाने वाली है, पूछे जाने क्या आप तो कुछ भी पूछा जा सकता है भाई। तो कुल मिला के बात ये है कि फिलहाल मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो, ठीक है ना। प्लेट अर्थिंग और दूसरी वाली पाइप अर्थिंग, ठीक है।
एक तो प्लेट अर्थिंग, दूसरी वाली है पाइप अर्थिंग। अच्छा साहब, क्वेश्चन कैसे बन सकता है? सबसे पहले तो इसका साइज पूछा जा सकता है, भाई साहब इसका साइज कितना होता है। तो मैंने अभी बताया कॉपर की भी बन सकती है या फिर GI, ठीक है ना, GI, ठीक है ना, क्या है, गैल्वेनाइज्ड आयरन, ठीक है ना। इसकी माप जरूर पूछ सकता है, तो क्या होने वाली है 60 × 60 सेंटीमीटर में लेना सारा कुछ, 60 × 60। यहाँ पर आप कर सकते हो 3, नॉर्मली ले लो, वैसे कुछ पॉइंटों में होता है लेकिन 3 ले लो, ठीक है ना, याद रखने के लिए। ये है जब, ये डाटा कब है, जब आप ले रहे हो किसकी, आप ले रहे हो कॉपर की। लेकिन जैसे यहाँ पर आप आयरन का यूज करेंगे तो 60 सेम रहेगा, लेकिन 3 की जगह आप कर लेना 6, ठीक है ना, क्या कर लेना 6। ये तो रही भैया प्लेट की बात, ये तो रही प्लेट की बात। अच्छा साहब ठीक है, पाइप के बारे में क्या बात रखनी है? पाइप के बारे में याद रखनी है कि इसका जो व्यास है ना, ये डायमीटर वो होता है आपका 38 mm, 38 mm, बस इतना ध्यान रख लो, ठीक है ना। और वैसे कई सारी प्रकार की वो हैं आपकी जो है अर्थिंग, कई आपने पढ़ी भी रखी होंगी, अब तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी, जैसे कि स्ट्रिप थी, कुछ इस प्रकार से था, ठीक है ना। जो ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उसमें जो अर्थिंग मैं करूँगा वो क्या है, स्ट्रिप अर्थिंग, ठीक है ना। तो कई सारी अर्थिंग हमने पढ़ रखी है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आया पाइप अर्थिंग का, तो इसका ऑप्शन नंबर C आपका राइट होने वाला है। जो भी डिटेल बता रहा हूँ अगर याद है अच्छी बात है, नहीं याद है लिख लेना, नहीं लिखना चाह रहे PDF की बोल देना, कमेंट कर देना, PDF खुद मैं आपके पर्सनल नंबर पर भेज दूँगा। क्योंकि भाई साहब मेरी चाहे कितनी भी MB खर्च हो जाए, चाहे मेरे पास 10 बंदे करेंगे कमेंट, तो मैं 10 को भेजूंगा अपनी तरफ से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ से आप बेचिंत रहें कि भाई साहब MB खर्च ना हो जाए, कोई भेजे या ना भेजे, लेकिन मैं ज़रूर भेजूंगा। आप कमेंट भेजे चेक कर दें कि भाई साहब हमारे पास PDF नहीं है, ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और इसमें भी कॉन्सेप्ट लगने वाला है, तो ज़रा बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। अगर आपको पता है तो बताइए। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भू संपर्कन प्रतिरोध यानी अर्थ रेजिस्टेंस कौन सी विधि उपयुक्त है, ठीक है ना। अर्थ का रेजिस्टेंस का आपको कम करना है तो कौन सी विधि उपयुक्त है। बोलेगा यार प्रतिरोध कम करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, वो सारी चर्चा अब इसी प्रश्न में कर लेंगे। अब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए आप उड़ा दोगे, सारी चर्चा यहीं पर कर लेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट है कि कोयला डाल सकते हो, ठीक है ना, सारी बातें लिख लो। कोयला डाल सकते हो, नमक डाल सकते हो, चारकोल डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें कौन है, ये सारी की सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ ना, ये पृथ्वी के मतलब अर्थ के रेजिस्टेंस को कम करती हैं। कौन कौन, कोल रहा, नमक रहा, चारकोल रहा, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें आप ढूंढ रहे होंगे ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन में तो है नहीं है। अच्छा अब बताओ कि अब प्रतिरोध को कम करने के लिए क्या करोगे आप, अब बताओ भाई साहब। तो मैं आपको, जैसे कि आप सोचो कि यार अनेक भू इलेक्ट्रॉन को सीरीज क्रम में जोड़ दो, तो आपने पढ़ा होगा 9-10 की बात है, बेसिक सी बात है कि जब जब प्रतिरोध सीरीज में जुड़ते थे तो उत्तर आता था ज़्यादा। जैसे कि 5 ओम का ये रहा, 5 ओम का ये रहा और 5 ओम का ये रहा, तो उत्तर आएगा 15 ओम, ठीक है ना। तो भाई साहब प्रतिरोध बढ़ाना है कि घटाना है, तो ये तो बढ़ रहा है, हमें करना है कम। तो भाई साहब श्रेणी क्रम तो होगा नहीं, ये भी गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, ठीक है ना। और आ जाओ, अब क्वेश्चन है कि भाई साहब समांतर में जोड़ना। हाँ यार ये क्वेश्चन हो सकता है, ये हो सकता है कि अनेक भू इलेक्ट्रोड समांतर में जोड़ दूँ तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि भू इलेक्ट्रोड को समांतर में जोड़ने से पता है क्या होगा, जो मतलब अर्थ है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध क्या होने वाला है, वो कम होने वाला है, ठीक है ना। क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो सबसे पहले अब हम ये देखते हैं कि भाई साहब इन्हें जोड़ने का क्रम क्या है। जैसे कि एक इलेक्ट्रोड ये रहा और एक इलेक्ट्रोड ये रहा, आपके लिए 2 अर्थिंग करनी है, मान के चलना 2 अर्थिंग चलनी है। तो मैं बता दूं कम से कम अर्थिंग के बीच की दूरी कम से कम 5 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर, इतना बात ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और एक और बात ध्यान रख लेना, जैसे कि आपकी बिल्डिंग यहाँ पर है, बिल्डिंग है या फिर घर है, कुछ भी है, आपको अर्थिंग करानी है तो कम से कम बिल्डिंग से 1.5 मीटर की दूरी पर आपकी अर्थिंग होनी चाहिए। कितनी दूरी, 1.5 मीटर। जो डेटा बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है घुमा फिरा के, ठीक है ना। और क्वेश्चन देखिए, जैसे कि ये लिखा है प्लेट का क्षेत्रफल कम करके, क्या क्षेत्रफल कम करके प्रतिरोध कम हो सकता है। अरे भाई मैं जानता हूँ R बराबर ρL/A, अगर एरिया आप कम करोगे तो प्रतिरोध तो बढ़ गया मेरे भाई, प्रतिरोध बढ़ गया। लेकिन मुझे प्रतिरोध कम करना है ना, तो ऑप्शन नंबर D भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से B होना चाहिए।
तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। बहुत सारी डिटेल इसमें हमने चर्चा की है, ऐसे ही चर्चा करते चलेंगे जिन जिन की मतलब थोड़ी थोड़ी डिटेल है या फिर जिनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन रहे हैं आगे, जो कि क्वेश्चनों को अगर बेसिक पूछेगा तो हम बहुत आसानी से टिक कर पाएंगे, ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अभी जो किस क्वेश्चन पर हम चर्चा कर रहे थे उस क्वेश्चन में मैंने अभी बताया था, क्या बताया था कि जो आपके पास दो इलेक्ट्रोड हैं उनकी जो बीच की दूरी है वो 5 मीटर होनी चाहिए, लेकिन यार ये अधिकतम दूरी हो सकती है, ठीक है ना। कितनी दूरी? अधिकतम दूरी। अगर कम से कम करनी हो तो कम से कम 2 मीटर तो होनी ही चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ये जो 7 जो नंबर क्वेश्चन है, इससे ये क्वेश्चन बनाया है कि भाई साहब दो भू संपर्क इलेक्ट्रॉन के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, तो आपका आंसर 2 मीटर होना चाहिए। लेकिन इसमें 1.5 मीटर भी है, तो 1.5 मीटर किसके लिए होता पता है कि भूल गए? अरे 1.5 मीटर यार अभी अभी तो बताया, बिल्डिंग घर से दूरी अगर हमें वो करना हो, अपना अर्थिंग करनी हो किसी बिल्डिंग से एक घर में, तो अर्थिंग की जो दूरी है वो कम से कम 1.5 मीटर होनी चाहिए हमारी बिल्डिंग से, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक और क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसे अभी भी आप गलत कर रहे हो तो यार बस हो गया, बस अब ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि क्योंकि यार बहुत सारी चर्चा मैंने करी है अभी पीछे, पहले क्वेश्चन में बहुत सारी चर्चा की थी कि GI वायर के बारे में बहुत सारी चर्चा की, ये क्या है, क्यों यूज कर रहा हूँ, GI वायर बनता कैसे है, सारी चर्चा की थी ना मैंने कि लोहे का पाइप है, जिंक की परत चढ़ा दो। क्यों चढ़ा दो? जंग ना लगे, ऑक्सीकरण ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ मैं जाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो कुछ ऑप्शन तो ऐसे हैं, बस ऐसे पढ़ लिया बस हो गया, ठीक है ना। जो ज़्यादा डिटेल के होंगे उन्हें बताएंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अब मैंने उठाया है दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन, दुनिया का, ठीक है ना। इसे आप गलत मत करना। और भाई साहब मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ यार बोर्ड ऐसे प्रश्नों को रख देना तो अपना बेड़ा पार हो जाए, लेकिन पता नहीं कैसे रखेगा, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है। ये कह रहा है कि BIS कोड के अनुसार भाई साहब भू संपर्क के लिए कौन सा तार, कलर कौन सा है, भू संपर्क के लिए कलर कौन सा है। तो भाई साहब हमने अपनी ज़िंदगी में बस 2-3 तार पढ़ रखे हैं। कौन कौन से? एक तो होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल और एक होता है अर्थ, ठीक है ना। तो अर्थ के लिए तो आप रट के फेंक दो हरा, न्यूट्रल के लिए आप रट के फेंक दो भाई साहब काला, ठीक है ना। और भाई साहब इसके लिए, किसके लिए? फेज के लिए। फेज हम पढ़ते हैं हमेशा R, Y और B, ये फेज पढ़ते आ रहे हैं ना हम बचपन से, रेड, येलो और ब्लू। कहने का मतलब ये है कि इन तीनों में से कोई भी फेज हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी हमारा फेज हो सकता है, लेकिन न्यूट्रल हमेशा ऑलवेज ब्लैक और अर्थ ऑलवेज ग्रीन रहने वाला है। दोस्तों एक क्वेश्चन और आपके सामने और थोड़ी सी डिटेल में भी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई साहब सभी के लिए डबल अर्थिंग जरूरी है। मैं आपके लिए एक बात बता दे रहा हूँ, जिस भाई के पास PDF नहीं है भैया कमेंट जरूर कर देना, ठीक है ना। क्योंकि यार इस PDF से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इसमें कंटेंट मैंने ना कई सारी किताबों से भर के रख रखा है, ठीक है ना। कहीं से भी आ सकता है, बस अपना काम होने वाला है, ठीक है ना। आ जाइए सभी। क्वेश्चन है कि डबल अर्थिंग जरूरी है, किसके लिए डबल अर्थिंग जरूरी है? तो क्या MCB के लिए डबल अर्थिंग जरूरी है? MCB के लिए भाई MCB में तो मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ चक्कर होता ही नहीं अर्थिंग बर्थिंग का, ठीक है ना। पहले पॉइंट तो ये सुन लो। और स्विच इसमें भी नहीं होता। एसेसरीज, हाँ इसमें अर्थिंग का तो होता है, जैसे कि एसेसरीज मतलब समझो जैसे कि उपकरण, मेरे हिसाब से शायद ये इंग्लिश का शब्द है यार, इंग्लिश तो मेरी बहुत लूज है। एसेसरीज का मतलब शायद उपकरण ही होगा, ठीक है ना। चलो गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एसेसरीज का मतलब उपकरण ही होने वाला है, ठीक है ना। तो क्या उसमें डबल अर्थिंग होती है? एसेसरीज का मतलब होता है जो हम अपने घर में यूज करें, जैसे प्रेस है, क्या प्रेस में डबल अर्थिंग करोगे? तो उसमें तो यार डबल अर्थिंग का कोई मतलब ही नहीं है प्रेस में। और फ्रिज में, उसमें इसमें ये सारी चीज़ें हैं ना, इनमें डबल अर्थिंग किसी में नहीं होती है। किस में होती है डबल अर्थिंग? बड़ी बड़ी चीज़ों में, बड़ी बड़ी मतलब मोटर रही, ट्रांसफार्मर रहा, और मतलब कई सारी मशीनें रही जो काफ़ी बड़ी होती हैं, ठीक है ना। उनमें हम क्या करते हैं? डबल अर्थिंग करते हैं, ठीक है ना। कौन सी अर्थिंग? भाई साहब डबल अर्थिंग करते हैं मोटर में, ठीक है ना। इतना बात ध्यान रख लेना। ट्रांसफार्मर आ जाता ना तो वो भी ऑप्शन राइट होता। मैं बता दे रहा हूँ, पहले बड़ी बड़ी चीज़ें ना उनमें सब में डबल अर्थिंग करते हैं। क्यों करते हैं भाई? डबल अर्थिंग का क्या मतलब है? सबसे पहला पॉइंट तो ये कि डबल अर्थिंग हम इसलिए करते हैं कि यार थोड़ा सा रेजिस्टेंस और कम हो जाए। अच्छा साहब, दूसरा ये कि अगर किसी भी कारणवश एक अर्थिंग काम ना करे तो दूसरी काम कर जाए, ठीक है ना। क्योंकि एप्लायंसेस बहुत बड़ा है और हमें
हानि भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है ना। उस वजह से हम डबल अर्थिंग का प्रयोजन इसमें करते हैं, ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों यहाँ पर कुछ रूल हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जरा उन्हें देख लेते हैं, ठीक है ना। मैंने आपके लिए कई बार बताया है कि यार अगर किसी चीज़ की ऊंचाई भी पूछी जाएगी तो बस 2-4 चीज़ वायरल है, बस वहीं से क्वेश्चन आएगा। कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है? सबसे पहले पूछेगा भैया एनर्जी मीटर कितनी ऊंचाई पे लगेगा, पंखा कितनी ऊंचाई पे लगेगा, घर की लाइट कितनी ऊंचाई पे लगेगी, घर का स्विच बोर्ड कितनी ऊंचाई पे लगेगा। बस 2-4 चीज़ ज़्यादा वायरल हैं, वहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो एनर्जी मीटर आप 1.5 मीटर मार दो, अपने घर का स्विच बोर्ड आप 1.5 मीटर मार दो, ठीक है ना। अगर 1.5 मीटर ना हो तो उसके अप्रोक्स ढूंढना है, ऐसा नहीं है कि 1.5 मीटर बस रट के फेंक दिया, अप्रोक्स ढूंढ लेना है, ठीक है ना। अच्छा साहब, पंखा का क्या हिसाब किताब है भाई साहब? पंखा का हिसाब किताब वैसे होता है मेरे हिसाब से 2.55, ठीक है ना, 2.55, लेकिन ये भी ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, इसी के आसपास अप्रोक्स ढूंढ लेना है, ठीक है ना। तो 2.5। लेकिन लाइट का क्या प्रस्ताव है भाई साहब? लाइट का प्रस्ताव अब जब पंखा 2.55 पर है तो लाइट का प्रस्ताव आप 2.5 भी रख सकते हो, इसमें कोई राय नहीं है दो, ठीक है ना। लाइट 2.5 पर रख सकते हो, लेकिन वैसे कायदे में देखा जाए तो लाइट के लिए होना चाहिए 2.25, ठीक है ना, 2.25। इतनी सारी बातें आप समझ लो, ठीक है ना। और क्या दे रखा है देखिए क्वेश्चन में भाई साहब कि न्यू वायरिंग को किससे चेक कर लेना चाहिए? जब आप नई वायरिंग कर रहे हो तो उसे एक बार किससे चेक कर लेना चाहिए? मेगर से टेस्ट कर लेना चाहिए। अब मेगर क्या है ये मत पूछना भैया। क्यों मत पूछना? क्योंकि यार EIM की चीज़ें पढ़ रखी होगी, ठीक है ना। मेगर क्या था? अरे जो हाई रेजिस्टेंस को मापता था, इंसुलेशन को नापता था, जो हमारे वायर केबल्स वगैरह होते हैं उनकी इंसुलेशन के प्रतिरोध को नापता था कि इनमें कितना प्रतिरोध है, वही तो है हमारा मेगर, ठीक है ना। जिसमें DC जनरेटर कुछ था ना, उसे ऐसे हाथ से घुमाते थे, शायद किसी ने प्रैक्टिकल भी किया होगा, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं है, नहीं किया तो समझ लीजिए, वैसे पढ़ा तो होगा ही भाई इतना तो। अब न्यू वायरिंग में लीकेज करंट का मान कितना होना चाहिए? तो भाई साहब ये होता है 1/5200, लेकिन फिर बता रहा हूँ ये ढूंढने की कोशिश मत करना, अगर अप्रोक्स हो तो मार देना, क्योंकि ज़्यादातर 1/, ये आने वाला है 1/5000, ठीक है ना। लेकिन एक बात बताऊँ, मेरे हिसाब से ये यार AC का है, ये AC सप्लाई का है इतना। लेकिन अगर DC सप्लाई की, जहाँ मैं बात करूँगा DC सप्लाई की, तो मेरे हिसाब से DC सप्लाई में होता है 1/2000, ठीक है ना। लेकिन एक बार आप इसे चेक कर लेना गूगल वगैरह पर, या क्या ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये सही है? लीकेज करंट का मान DC में 1/2000 होता है और AC में नहीं। AC का तो कन्फर्म है मुझे, इतना ही होता है, ठीक है ना। लेकिन DC में आप चेक कर लेना, मेरे हिसाब से ये डाटा होना चाहिए, ठीक है। आइए जरा और क्या है भाई साहब? फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन, बहुत बढ़िया है फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन। इंडिया में फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज की, कितने की? 50 हर्ट्ज की। वेरिएशन कितना है? 3%। कितना भैया? 3%, ध्यान रख लेना। या तो हो सकती है 48.5 या फिर हो सकते हैं 51.5। अच्छा साहब, लेकिन घर में जो सप्लाई आ रही है उसमें कितना वेरिएशन होना चाहिए? घर में जो सप्लाई आ रही है उसमें होता है आपका 6% का वेरिएशन, और ट्रांसमिशन लाइन में 12.5% का वेरिएशन। तो कुछ बातें थी जो मैंने आपके लिए बता दी, ठीक है ना, कुछ बातें थी वो मैंने आपके लिए बता दी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन, लेकिन जो भी बता रहा हूँ वो PDF से बता रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, PDF डाउनलोड कर लेना, इसे रट के फेंक दो। 1-2 वीडियो और लाऊंगा, 2-4 वीडियो चलती रहेंगी जब तक एग्जाम नहीं होगा। क्या होगा कि प्रैक्टिस होती चलेगी, आप याद करोगे, एक बार वीडियो देखोगे दिमाग में छप जाएगा, क्वेश्चन सामने आएगा, बस अपना काम होने वाला है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। और चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो भाई कर लेना, काफ़ी काम आने वाला है।